नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हम यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने अंधेर नगरी के बारे में जो चर्चा की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य दृष्टि के नाटकों तथा अंधेर नगरी की रचना के बारे में अध्ययन किया था। आपने सुना कि जब भारतेंदु ने नाटक लेखन शुरू किया था तब हिंदी में नाटकों की कोई परंपरा मौजूद नहीं थी। तो कहना चाहिए कि हिंदी में नाटकों की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु को ही जाता है। भारतेंदु को नाटक की परंपरा 3 क्षेत्रों में प्राप्त हुई: पश्चिमी नाट्य परंपरा, संस्कृत नाट्य परंपरा और लोक नाट्य परंपरा। इस नाटक पर हम इन तीनों का प्रभाव देख सकते हैं। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु ने क्यों की और उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर भी पहले लेक्चर में विचार किया गया है। 100 से अधिक साल पहले लिखे जाने के बावजूद भी आज तक यह नाटक उतना ही लोकप्रिय है। इस खंड की ये जो तीसरी इकाई है, इसमें अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताओं तथा उनके रूप विधान, उसकी भाषा और उसकी बुनावट, उसके रंगमंचीय लचीलेपन और रंगमंच पर होने वाले विभिन्न प्रयोगों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको सुनने से पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि भारतेंदु युग की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, उस युग की सांस्कृतिक अवस्थाएं क्या थी और उस परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ क्या है। तो अंधेर नगरी में व्यक्त राजनीतिक दृष्टि कहाँ तक वर्तमान संदर्भों और विश्वजनीन स्थितियों का संकेत करती है। अंधेर नगरी नाटक तत्कालीन विसंगतियों का इतना तीखा चित्रण करता है कि वह मूलतः व्यंग्य और विडंबना का नाटक लगने लगता है। इन सारी बातों को समझने पर ही आप नाटक का समकालीन संदर्भों में विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकेंगे कि ये जो नाटक है वो उस समय जितना योग्य था, वर्तमान समय में ही इतना ही लागू होता है। इस समय भी अमले ऐसे ही है, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी वैसे ही है। इन व्यंजनाओं और संभावनाओं को जानने पर ही आप लोग आगे इस नाटक के शिल्प, भाषा, रंगमंचीय सौंदर्य की गहनता को, उसके संयोजन और सांकेतिकता को समझ सकेंगे। तो भारतेंदु युगीन समय के बारे में, उनके जन्म के बारे में हमने आगे के लेक्चर में सारी चर्चाएं कर ली है। आज यहाँ पर हम उस समय कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा है कि भारतेंदु युगीन समय में ध्यान देने योग्य बात है, एक और भारतीय किसानों और सिपाहियों का राष्ट्रीय विद्रोह और दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। राष्ट्रीय विद्रोह का स्वर क्रांतिकारी है और राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी। इसलिए विचारणीय है कि भारतेंदु के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख है। क्या वह 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह की चेतना का विकास है या 1885 की कांग्रेस की सुधारवादी चेतना के अधिक निकट है। वस्तुतः भारतेंदु युग का संबंध इस द्वंद्वात्मक चेतना से है, जब भीतर ही भीतर बहुत तेजी से नवीन मौलिक दृष्टि राजनीतिक क्रांति के रूप में मुखर हो रही थी, जिसे हम भारत दुर्दशा अंधेर नगरी में सीधे देख सकते हैं। भारतेंदु ने अपने प्रहसनों में इस साम्राज्यवादी व्यवस्था को बड़ी निर्ममता से गढ़ा है।
भारतेंदु ने अपने पारिवारिक संस्कारों से निरंतर संघर्ष करते हुए रूढ़िग्रस्त देशवासियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध जगाने का साहसिक कार्य किया। अंग्रेजी राज में सुख, समृद्धि, शक्ति एवं व्यवस्था का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतेंदु ने साहित्य और जनता को निकट लाने का गंभीर दायित्व निभाया। अंग्रेज राज की दमनकारी व्यवस्था में उनके पास मिथक और प्रहसन ही एक रास्ता था। अंधेर नगरी से यह प्रमाणित हो जाता है। भारतेंदु युग में जो तीखा प्रहसनात्मक व्यंग्य अपने समय के प्रति गहरी आलोचनात्मक समझ और वैचारिक संघर्ष पनप रहा था, उसी में भविष्य के बीज मौजूद है। सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन की आकांक्षा और जनसामान्य के शोषण का विरोध उनके नाटकों में व्यक्त हुआ। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अंधेर नगरी में कितनी यथार्थता है, उसमें जो व्यक्त यथार्थ बातें हैं वो क्या है। तो अंधेर नगरी में कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है, जो है भी वह एक दृष्टांत की तरह सामने आया है। एक महंत है जो अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को लोभी वृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर सुंदर नगर में भेजता है। गोवर्धन शहर के रंग ढंग से बहुत प्रभावित होता है। वह उसी नगर में रहना चाहता है, लेकिन महंत उसे सावधान करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। गोवर्धन उस बाजार के आकर्षण में आनंद विभोर हो जाता है, जहां हर चीज टके सेर मिलती है। वह उसी नगर में रहने लगता है और मिठाई व दूसरी चीजों का भरपूर उपभोग करता है। वहां के राज दरबार में एक मुकदमा आता है। मुकदमे का विस्तृत वर्णन उस राज्य व्यवस्था की न्याय प्रक्रिया का असली चेहरा सामने ला देता है। दीवार गिरने से बकरी की मौत का मुकदमा गोवर्धन दास को फांसी देने के फैसले पर खत्म होता है। गोवर्धन का बकरी की मौत से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है उसका गला फांसी के फंदे के नाप का नहीं है, और न्याय की मांग है कि अपराध की सजा तो दी ही जानी चाहिए। इसलिए खा खा कर मुटियाया हुआ गोवर्धन पकड़ लिया जाता है। अपने को निरपराध पकड़े जाने पर गोवर्धन को अपने गुरु की याद आती है। वह उनका स्मरण करता है। महंत वहां पहुंचते हैं जहां गोवर्धन दास को फांसी चढ़ाई जानी है। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं कि फांसी पर वह चढ़ेगा। राजा उनके झगड़े को समझ नहीं पाता और जानना चाहता है कि वे क्यों लड़ रहे हैं। जब महंत बताता है कि इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। इस बात पर सभी फांसी चढ़ने के लिए उतावले होने लगते हैं, लेकिन वैकुंठ जाने के लालच में राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश देता है। अंधेर नगरी के इस अतिरंजित या अयथार्थ लगने वाले कथानक में मौजूद व्यंग्य को दर्शक शीघ्र ही पहचानने लगते हैं। अंधेर नगरी की संपूर्ण कथा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में अंधेर नगरी का चित्रण, दूसरे भाग में मुकदमे की कार्रवाई, और तीसरे भाग में गोवर्धन को फांसी चढ़ाने जाने का दृश्य। अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ को समझने के लिए हमें इन तीनों पर विचार करना होगा, क्योंकि इसी प्रक्रिया में हम अंधेर नगरी की अंधी व्यवस्था का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। तो अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। कुछ रचनाएं अपनी प्रासंगिकता
हमेशा सिद्ध करती रहती है। बदलते परिवेश और बदलती परिस्थितियों में उनके नए नए अर्थ उद्घाटित होते रहते हैं। इस नाटक का अर्थ न तो एक देश और न एक काल तक सीमित है। इस नाटक में निहित राजनीतिक व्यंग्य जितना अंग्रेजों के शासनाधीन भारत के लिए सच था, उतना ही आज के स्वतंत्र भारत के लिए। भारतेंदु ने एक ऐसे राजा की कहानी कही है जिसके राज्य में प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान था, जहां सोना और मिट्टी की कीमत एक ही थी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जहां सोना मिट्टी के भाव बिकता हो, वहां के लोगों को दरिद्रता और भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन टके सिर बाजी टके सिर खाजा जनता के हित का सूचक नहीं था, बल्कि राज्य की अविवेकपूर्ण कुव्यवस्था का सूचक था। अंधेर नगरी का चौपट राजा अविवेकपूर्ण राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाती है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज कर ही अमले अरुप्यादे। अंधेर नगरी की राजसत्ता का काल्पनिक है या भारतेंदु के समय के भारत का यथार्थ है। तो हमने पिछले भाग में भारतेंदु के समय पर विचार किया। अंधेर नगरी की अंतर्वस्तु की तुलना अगर भारतेंदु के समय के साथ की जाए तो अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ की विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। अंधेर नगरी की कथा सामंतशाही राज्य व्यवस्था के साथ संबंधित है, लेकिन नाटक की प्रस्तुति लोक नाट्य शैली में है। अंग्रेजों का राज्य सामंतशाही राज्य व्यवस्था से कुछ हद तक भिन्न था। यद्यपि अब भी जनता अधिकार विहीन थी, लेकिन राज्य व्यवस्था का संचालन करने वाली व्यापक नौकरशाही एक नई बात थी। इसके उत्पीड़न की कहीं सुनवाई नहीं थी। वे क्षत्र जो सीधे अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं थे, उन पर शासन करने वाले देशी जो शासक भी वैसे ही उत्पीड़क और अन्यायकारी थे। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में अपने दौर के इस यथार्थ को ही प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। भारतेंदु के लिए यह तो आसान नहीं था कि वे अंग्रेजी राज्य व्यवस्था की खुलकर आलोचना करते, लेकिन अंधेर नगरी में उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कभी स्पष्ट रूप से और कभी सांकेतिक रूप से अपनी बात कही है। नाटक के दूसरे दृश्य में जहां बाजार का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वहां विभिन्न सामग्री बेचने वाले लोग ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए जो बात कहते हैं, उनमें उन्होंने अपने समय का खाका भी प्रस्तुत किया है और उसकी आलोचना भी। इस आलोचना की दो विशेषताएं हैं, एक तो तत्कालीन नौकरशाही की तीखी आलोचना और दूसरी भारतवासियों को अपनी कमजोरियों के प्रति आगाह करना। नौकरशाही की यहाँ पर तीखी आलोचना करते हुए भारतेंदु ने उनकी रिश्वतखोरी, जनता के प्रति विद्वेष और उत्पीड़न की नीति, टैक्स लगाकर उनके जीवन को मुश्किल बनाना आदि को खास तौर पर रेखांकित किया है। चना जोर गरम बेचने वाला घासीराम कहता है कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते यानी टैक्स लगाते। चूरन बेचने वाला पाचक वाला कहता है कि चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरंत पचावे। तो यहाँ पर भी अमलों की रुश्वत के बारे में बात की है। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो इस प्रकार पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास राग काफी में जो गीत गाता है, उसी में यह भी कहा गया है कि भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज कर ही अमले अरुप्यादे।
अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। उक्त पंक्तियां अत्यंत सार गर्भित है। अंग्रेजों का राज 1857 के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था, लेकिन विक्टोरिया के नाम पर राज सत्ता पर वास्तविक अधिकार अंग्रेज नौकरशाही के पास था। विक्टोरिया तो लंदन में ही वास करती थी। भारतेंदु युग के दौर में भारतीय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का यह विश्वास था कि महारानी विक्टोरिया का भारत की शासक होना ईश्वरीय वरदान है। लेकिन भारतवासियों पर जो भी उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, उसके लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है। यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया या उनके शाही परिवार की अभ्यर्थना का कोई भी अवसर नहीं चूकते। मसलन मुद्रा राक्षस नाटक का यह अंश द्रष्टव्य है कि पूरी अमी कटोरिया चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी, यानी विक्टोरिया रानी तुम चिर जियो यानी लंबा जियो। सूरज चंद प्रकाश कर तबलो, रहे साथ हूँ सिंधु में पानी। राज करो सुख सो तबलो निज, पुत्र और पौत्र समेत सयानी। पालो प्रजागण को सुख सो, जग की रति मान करे गुणगानी। तो इस प्रकार विक्टोरिया का लंबा जीवन होने की यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि जब तक सूरज चंद्र रहे, जब तक प्रकाश रहे उनका, जब तक महासागर में पानी रहे, तब तक तुम जियो, तुम अपने पुत्रों को पौत्रों को देखो और इसी तरह तुम शासन करती रहो। लेकिन साथ ही वे अंग्रेज राजा की नौकरशाही, जिनमें वे राजे रजवाड़े और जमींदारों को भी शामिल करते हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं। यह अंतर्द्वंद्व अकेले भारतेंदु में ही नहीं था, बल्कि उस दौर के प्रायः सभी देशभक्त बुद्धिजीवियों और लेखकों में विद्यमान था। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा इसके बाद के लेक्चर में हम करेंगे। नमस्कार।